नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। तो खबरें देखिए तेज रफ्तार से। तो आइए सीधे आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। विशाल जनसंख्या और इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, और मैं देख रहा हूं ये हमारा पंडाल छोटा पड़ गया। पीछे बहुत लोग इस कड़ी धूप में तप रहे हैं। ये हमारी जगह छोटी पड़ गई, आपको धूप में तपना पड़ रहा है। मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो धूप में तप रहे हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आपके इस प्रेम को, आपके इस आशीर्वाद को मैं विकास करके लौटाऊंगा। ये जो चारों तरफ एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2024 का ये चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा। इस चुनाव का लक्ष्य है भारत को विकसित बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसलिए 2024 के चुनाव के मुद्दे सामान्य मुद्दे नहीं है। हर मुद्दा महत्वपूर्ण है, हर कदम महत्वपूर्ण है, हर संकल्प महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये पहला चुनाव है जिसमें भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव है जिसमें हमने पिछले टर्म में चंद्रयान की सफलता को देखा है। ये इस चुनाव के बाद 140 करोड़ देशवासी गगनयान की सफलता भी देखेंगे। ये पहला चुनाव है जब सेना के हथियारों से लेकर कोरोना की वैक्सीन तक लोग आत्मनिर्भर भारत की सफलता की हर कोने में चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ 10 वर्ष में देश ने विकास की एक लंबी दूरी तय कर ली है। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय चुनाव में क्या बातें होती थी, अखबार किन बातों से छाए रहते थे, टीवी पर किन बातों की चर्चा होती थी, तब बात होती थी आतंकी हमलों का डर, आए दिन बम धमाकों की खबरें और हमारे वीर जवानों की शहादत की पीड़ा।
यही छाया रहता था। 5 साल बाद, याद करिए साथियों, 5 साल बाद 2019 में चर्चा सीमा पार से होने वाले हमलों की बंद हो गई और चर्चा क्या होने लगी? सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो मोदी है, घर में घुस के मारता है। ये चर्चा होने लगी कि नहीं होने लगी? शौर्य की ये धरती महाराष्ट्र भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर गर्व से भर गई थी। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई ऐसा नागरिक होगा जिसको गर्व न हुआ हो? कोई नागरिक होगा जिसको गर्व न हुआ हो? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हर किसी को गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, हमारी सरकार सबके लिए काम करती है। यहां परभणी में बिना भेदभाव करीब 40,000 गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। और मैं आपको एक काम बताता हूं, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये जो जिनको घर मिले हैं कौन? या तो ओबीसी समाज के लोग हैं, या तो दलित समाज के लोग हैं, या तो आदिवासी समाज के लोग हैं। यही लोग थे, वो वंचित रह गए थे। और मैंने इतना सारा किया है, लेकिन अभी जब आप लोगों के घर जाएंगे, गांव में जाएंगे, और कहीं कोई इक्का दुक्का जिसको अभी घर मिलना बाकी हो, कोई इक्का दुक्का जिसको गैस का कनेक्शन मिलना बाकी हो, नल से जल मिलना बाकी हो, तो मेरी तरफ से उनको बता देना कि मोदी की गारंटी है, तीसरे टर्म में आपका काम भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के परभणी में इस वक्त एक जनसभा कर रहे हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास चाहते हैं और हर तरह से कोशिश करते हैं कि जो गरीब से गरीब इंसान है उस तक ये योजनाएं पहुंच सकें। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्रेस खबर पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार तेज है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नांदेड़ में रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में मतदाताओं ने इंडिया अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के चिक्काबल्लापुरा में रैली को संबोधित करेंगे, साथ ही बेंगलुरु में प्रचार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के नेता भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी का भी प्रचार जारी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव संयुक्त रैली करेंगे। अमरोहा से बसपा छोड़कर आए दानिश अली कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी आज केरल के आलपुझा और कोल्लम में चुनावी प्रचार करेंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज केरल में प्रचार करेंगे। तिरुवनंतपुरम में करेंगे रोड शो। जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। कांग्रेस की आंतरिक कमजोरी ही उनके पतन का कारण बनेगी।
पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। जालंधर के वरिष्ठ नेता तजिंदर बिट्टू ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आज राजस्थान के जोधपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर पूर्वी राज्य के लोगों को ये समझ में आ गया कि भाजपा की जीत यानी संविधान खतरे में है। भोपाल में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई रक्षा प्रशिक्षण अकादमी में अग्निवीर अभ्यर्थियों के साथ बातचीत की। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा। पप्पू यादव ने कहा कि अपने कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने पूर्णिया और माधेपुरा के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जा रही है। इस चरण के लिए नामांकन भरने का काम कल शाम समाप्त हो गया। तीसरे चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को चुनाव होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन भरने का काम बृहस्पतिवार को शुरू होगा। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 96 संसदीय सीटों के लिए चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होगा। वहीं कल लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 62% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान किए जाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्य से संतुष्ट है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर के 56 गांवों में लोगों ने पहली बार वोट डाला। अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार के शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान किया और काफी खुश दिखे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। राउज एवेन्यू कोर्ट 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की है। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुंबई सीमा शुल्क में 5.71 करोड़ रुपए मूल्य का 9,482 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया गया। साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। केरल के त्रिशूरपुरम उत्सव में भगवान श्री राम और चंद्रयान की छवि वाली लेड छतरियां इस साल के कुदामट्टम का प्रमुख आकर्षण रहीं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोड़ा कॉलोनी में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग बुझाने का प्रयास जारी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का शूटर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का समय उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया। पंजाब के संगरूर जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। कैदियों में ये झड़प कैसे हुई, पुलिस अधिकारी इसकी जांच पड़ताल में जुटे हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय ने आज आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने कहा कि 3 नए कानूनों से भारत में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि नए कानून भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभूतपूर्व बदलाव लाएंगे और पीड़ित पर भी ध्यान दिया जाएगा। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आज ही मैंने सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है कि सभी हितधारकों, पुलिस, अदालतों आदि को नए कानूनों के लिए ट्रेनिंग दी जाए। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विकसित भारत की जो परिकल्पना मोदी जी ने की है, उनसे गुलामी के प्रतीकों से छुटकारा पाने का संकल्प है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में महानदी में नाव पलटने से मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। अब भी कई लोग लापता हैं। महानदी में नाव पलटने के बाद बचाव अभियान जारी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मौसम ने करवट ले ली है। शहर के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश देखने को मिली। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पिछले 24 घंटों में हल्की बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल ने कहा कि आने वाले 10 दिनों में तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। शिमला में भी अधिकतम तापमान कम रहेगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में बर्फबारी देखने को मिली। मौसम में आए इस बदलाव के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई।
देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल में सोमवार तक तेज लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब के विभिन्न भागों में कल शाम तेज हवाओं के साथ तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तेज हवा और बारिश के कारण कलानी और चकतो गांवों को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में नए रजिस्ट्रेशन में सालाना आधार पर 19% की ग्रोथ दर्ज की है। श्रम मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि पिछले 6.5 साल में ही 6.1 करोड़ से अधिक सदस्य ईपीएफओ से जुड़े। डेटा से पता चलता है कि ईपीएफओ ने 2018-19 में 61.12 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़े थे, जो 2019-20 में बढ़कर 78.58 लाख हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने एमपीसी की बैठक का ब्यौरा जारी किया। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश में महंगाई के मोर्चे पर सफलता मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि टिकाऊ आधार पर सकल मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य तक लाने के लिए काम करना होगा। देश की 3 सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो में करीब 64,000 कर्मचारी हुए कम। दुनिया भर में कमजोर डिमांड और ग्राहकों के तकनीकी खर्चे में कटौती के चलते इन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या घटी। विप्रो के मुख्य मानव संसाधन अधिकारी सौरभ गोविल ने कहा कि कर्मचारियों की संख्या में कमी मुख्य रूप से बाजार और मांग की दशाओं के साथ ही परिचालन दक्षता के कारण हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में 33% बढ़कर 337.37 करोड़ रुपए रहा। मुख्य रूप से आय बढ़ने में कंपनी का लाभ बढ़ा। अमारा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को आंध्र प्रदेश में ग्रीनको से 700 मेगावाट की सौर परियोजना का ठेका मिला। दुबई में भारी बारिश और बाढ़ के बाद वहां हवाई अड्डे पर व्यवधान आने के बाद भारतीय विमानन कंपनियों का परिचालन प्रभावित। एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट ने दुबई हवाई अड्डे पर पाबंदियों के कारण या तो अपनी सेवाएं रद्द की या उनका समय बदला। एयर इंडिया ने कहा कि जिन यात्रियों की दुबई के लिए 21 अप्रैल तक की उड़ानें बुक हैं, उनमें उड़ान का समय बदलने पर किराया माफ करने और उड़ान रद्द करने वाले यात्रियों को पूरा किराया लौटाने का प्रस्ताव दिया जाएगा। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कहा है कि वे कंपनी को कई अलग इकाइयों में बांटने से संबंधित प्रस्ताव पर केंद्र के साथ जारी रखेंगी वार्ता। हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण मिश्रा ने कहा कि वे कंपनी को कोई अलग इकाइयों में बांटने से संबंधित प्रस्ताव पर खान मंत्रालय के साथ बातचीत कर रही है और कुछ मुद्दों का समाधान करने की कोशिश कर रही है। रियल एस्टेट कंपनी सनड्रिप ग्रुप ने कहा कि वे वित्त वर्ष 2024-25 में अपनी नोएडा स्थित परियोजना एंथोरियम बिजनेस पार्क में 250 करोड़ रुपए का करेगी निवेश। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने मथुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल कारोबार को अलग करने की मंजूरी दी। कंपनी ने कहा कि उसकी योजना कंपनी के अलग होने के 12 महीनों के भीतर 2,500 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी जुटाने की है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने इस महीने मूल्य सृजन के अवसर खोलने के लिए अपने खुदरा कारोबार मधुरै फैशन एंड लाइफस्टाइल को एक अलग सूचीबद्ध इकाई में विभाजित करने की योजना की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इस सप्ताह पहले टर्बोप्रॉप विमान उड़ान के साथ जमीन से संचालित रेडियो नेविगेशन प्रणाली को परखना शुरू किया। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक परिचालन इस साल के अंत तक शुरू होने की उम्मीद। ये राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 75 किलोमीटर दूर जेवर में है स्थित। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज और अमेरिका की आर्चर एविएशन भारत में 2026 की शुरुआत में पूरी तरह इलेक्ट्रिक हवाई टैक्सी सेवा करेगी शुरू। यह हवाई टैक्सियां यात्रियों को दिल्ली के कनॉट प्लेस से हरियाणा के गुरुग्राम तक सिर्फ 7 मिनट तक पहुंचाएगी। सरकारी गोदामों में रखे गए गेहूं का स्टॉक 16 सालों के अपने सबसे निचले स्तर पर। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के आंकड़ों पर गौर करें तो अप्रैल की शुरुआत में गेहूं का भंडार कुल 7.5 मिलियन टन था,
जो एक साल पहले के 8.35 मिलियन टन से कम था। सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि गेहूं के स्टॉक में कमी आई क्योंकि मूल्य को स्थिर रखने के लिए 1 करोड़ टन गेहूं खुले बाजार में बेचना पड़ा। पिछले एक दशक में 1 अप्रैल को गेहूं का स्टॉक औसतन 16.7 मिलियन टन था। विश्व में अपने दुष्प्रचार अभियान को तेज करने के लिए चीन में राष्ट्रपति जिनपिंग ने इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के गठन की घोषणा की। ये फोर्स चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक शाखा होगी। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स PLA की रणनीतिक शाखा होगी और ये विश्व की सबसे बड़ी सेना के एक स्तंभ की तरह कार्य करेगी। उत्तर कोरिया ने पश्चिमी तटीय क्षेत्र में एक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल बारहेड और एक नई विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने कहा कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच सैन्य क्षमताओं का विस्तार करते हुए इस मिसाइल का परीक्षण किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक समर्थक ने कोर्ट के बाहर खुद को लगाई आग। ये सारा वाकया तब का है जिस वक्त न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में ट्रंप से जुड़े मामले हश मनी केस की सुनवाई चल रही थी। हादसे के बाद कोर्ट परिसर के बाहर अफरा तफरी सी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक व्यक्ति ने पहले हवा में पर्चे फेंके, फिर खुद पर केन उड़ेलकर खुद को आग लगा ली। वहीं इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने साधी चुप्पी। अमेरिका में डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि फेफड़ों के कैंसर के निदान के लिए नया रोबोट भविष्य में कर सकता है मदद। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार सभी कैंसर से होने वाली मौतों से लगभग 5 में से 1 का कारण है फेफड़ों का कैंसर। ईरान के एक राजनयिक ने कहा कि उनके देश की रक्षा प्रणालियों ने उसके क्षेत्र पर एक इजरायली हमले को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि इससे उनकी किसी भी प्रतिष्ठान को कोई नुकसान नहीं हुआ। मुंबई में ईरान के महावाणिज्य दूत दाऊद रेजाई एस्कंदारी ने जोर देकर कहा कि अगर कहीं भी ईरान के क्षेत्र में या उसके परमाणु प्रतिष्ठान पर हमला होता है तो उनके देश के पास अपनी रक्षा करने का अंतर्निहित और वैध अधिकार है। अमेरिका ने ईरान पर इजरायली हमलों की खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार किया। अमेरिका मध्य पूर्व में तनाव को कम करने के लिए क्षेत्र के सहयोगियों और साझेदारों से कर रहा है परामर्श। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में सहायता करने वाली विदेशी कंपनियों पर लगाया बैन। प्रतिबंधित तीनों कंपनी चीन की हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के मिसाइल से जुड़े पुर्जों और उपकरणों की आपूर्ति की है। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 69 लोगों की मौत। इस्लामाबाद, उत्तरी बलूचिस्तान और अन्य अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि के साथ तूफान की भी संभावना, जो आने वाले 2-3 दिनों तक रह सकती है जारी। पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को आतंकवादियों ने जापान के नागरिकों के एक वाहन को निशाना बनाते हुए आत्मघाती हमला किया। अमेरिका के मैरीलैंड में ग्रीन बेल्ट में एक पार्क में गोलीबारी की घटना सामने आई। हमले में हाई स्कूल के 5 छात्र घायल। ग्रीन बेल्ट पुलिस प्रमुख ने बताया कि एक पीड़ित की हालत गंभीर है, अन्य की हालत स्थिर है। संदिग्ध की तलाश कर रही है। हालांकि हमले में का कोई मकसद सामने अब तक नहीं आया है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दिल्ली में खेला जाएगा। मौजूदा टूर्नामेंट में दिल्ली के मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद का सफर बेहतर रहा है। IPL में ही कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स की 8 विकेट से हरा दिया है। मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा के नाबाद 57 रनों की पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में लखनऊ ने 1 ओवर शेष रहते 180 रन बनाकर जीत दर्ज की। चेन्नई के खिलाफ राहुल और डिकॉक ने पहले विकेट लिए 134 रनों की साझेदारी की। भारत के यूकी भामरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने BMW ओपन के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारतीय फ्रांसीसी जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को 6-1, 6-7, 10-7 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर रमन सुब्बा रॉब को 92 साल की उम्र में हुआ निधन। इंग्लैंड के लिए 13 टेस्ट मैचों में बनाए थे 984 रन। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश में टेस्ट सीरीज का होना एक अच्छा विकल्प है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर स्टुअर्ट लॉ अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं।
ब्रिटेन की एमा रेडकानू ने स्टटगार्ट ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, लिंडा नोस्कोवा को हराया। अंतिम 8 में पोलैंड की ईगा स्वियातेक से होगा सामना। मार्सियाले की टीम ने भी सेमीफाइनल में बनाया स्थान, बेनफिका को क्वार्टर फाइनल में हराया। वेस्ट हैम का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना टूटा। दूसरे लोगों का मुकाबला खेल 1-1 से ड्रॉ और एग्रीगेट के आधार पर लेवरक्यूसेन ने 3-1 से दर्ज की जीत। बड़े पर्दे पर रिलीज होने के बाद अब OTT पर रिलीज होने जा रही है हॉलीवुड फिल्म सिविल वॉर। फिल्म अगले महीने 27 मई 2024 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हो सकती है रिलीज। विद्या बालन, प्रतीक गांधी, इलियाना डिक्रूज और सेंथिल राममूर्ति स्टारर फिल्म 2 और 2 प्यार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म ने पहले 3 बॉक्स ऑफिस पर लगभग 50 लाख रुपए की कमाई करके धीमी शुरुआत की। अजय देवगन और काजोल की बेटी निशा देवगन का 21वां जन्मदिन आज। इस खास मौके पर काजोल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरों के साथ निशा को बर्थडे विश किया। रोहित शेट्टी ने सिंघम के सेट में एक झलक खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है, जिसमें दीपिका पादुकोण लेडी सिंघम लुक में नजर आ रही हैं। रोहित शेट्टी द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में दीपिका पादुकोण अजय देवगन की तरह ही सिंघम का आइकॉनिक एक्शन कर रही हैं। डीप फेक की अगले शिकार बने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह। वीडियो में दावा किया गया है कि अभिनेता ने कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोट मांगे हैं। इसी बीच एक्टर ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करके डीप फेक पर अपनी परेशानी जाहिर की। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की भांजी और मशहूर टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह जल्द शादी करने जा रही हैं। शादी से पहले एक्ट्रेस के घर हल्दी सेरेमनी रखी गई, जिसमें उन्हें अपने होने वाले पति से सरप्राइज मिला। एक्ट्रेस ने वीडियो के जरिए अपना एक्साइटमेंट साझा किया। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय सेतुपति ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान विजय सेतुपति की मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई। ये मुलाकात लोगों का दिल जीत रही है और इसका वीडियो वायरल भी हो रहा है। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी दहिया एक हादसे का शिकार हुई, जिसमें उनके हाथ की हड्डियां टूट गई हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।